हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हो सकती है गेट निकालने के बाद। आई थिंक कल ही गेट का रिजल्ट आया तो आई थिंक आप लोगों को ये गाइडेंस काम आएगी। स्क्रीन पे चलता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर गेट। ठीक है, तो दो तीन अपॉर्चुनिटीज़ है जो मेरे को लगता है सही है, आपके लिए अभी काम आएंगे। तो PSU सबसे पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद एमटेक करने पे क्या मिलेगा रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, और एक एमटेक बताऊंगा किसके पर्सपेक्टिव से, प्राइवेट कंपनीज़ में काम करने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं PSUs में। जैसे मान लीजिए आपको अगर PSUs में जाने का मन कर रहा है, जैसे कि अभी कुछ रिक्रूटमेंट्स चालू हो जाएंगे या कुछ आए भी हुए होंगे, तो अगर उनमें से जाना चाहते हो तो क्या रीज़न्स के बेसिस पे आपको PSUs चूज़ करना चाहिए वो लिस्ट डाउन किया हुआ हूँ मैं। तो सबसे पहला, जैसे कि कंसिडर इफ़ यू आर फाइनेंशियली नॉट वेल लुकिंग फॉर ए इंस्टेंट रिलीफ। मान लीजिए आपके माता पिता अच्छे पोजीशन पे नहीं है, बहुत पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं आप, या कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके परिवार में, किसी भी वजह से हो सकती है। इंस्टेंटली आपको रिलीफ चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, और मतलब पैसों की सख्त ज़रूरत है, समझ के चलिए इन शॉर्ट बोलो तो। तब आपके इस केस में बिल्कुल मतलब PSUs लगे हाथ निकाल लेना चाहिए कैसे भी करके। कुछ जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे देंगे, लेकिन कुछ जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे। जैसे AI का देख रहे हो, अभी AI का आया हुआ है, गेट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गया। जनरली ऐसे आता नहीं है AI का, वो मतलब जनरली 2-3 साल बाद ही लेते हैं। जैसे गेट 24 का लेना है तो 25 या 26 में नोटिफिकेशन आएगी। ऐसा पहले 2018 में हुआ था गेट का रिक्रूटमेंट, जहाँ पर एग्ज़ाम होते ही अगला नोटिफिकेशन आ गया था 1 महीने के अंदर में, और फिर उसके बाद रिक्रूट होके लोग आ गए थे। मतलब 3-4-5-6 महीने में आपके पास जॉब आ जाएगी हाथ में, वो भी विदाउट इंटरव्यू। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई और बड़ा PSU टारगेट कर रहे हैं तो उसका भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि ऑल इन ऑल कहना है, ये चारों में पॉइंट्स है कि आप PSU चूज़ कर ले, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंच जाए, ताकि आपको एक रिलीफ मिले फाइनेंशियली। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है इफ़ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट पोजीशन। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पोजीशन में ही काम करना है, आपका एकदम दिमाग में बिलीफ बैठा हुआ है ऐसा कि प्राइवेट तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मतलब बिल्कुल ही परहेज रहता है उनको प्राइवेट पोजीशंस से, उनको गवर्नमेंट ही करना है तो अब PSU पूरी गवर्नमेंट तो है नहीं, लेकिन सेमी गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट का स्टेक रहता है इसमें। तो सॉर्ट ऑफ सिमिलर कल्चर आपको यहाँ भी मिल जाएगा गवर्नमेंट में भी, चाहे आप कोई भी PSU ज्वाइन करें, गवर्नमेंट का ही मतलब कल्चर मिल जाता है। तो AI में तो फ़िलहाल मतलब है, पार्ट तो है गवर्नमेंट का अभी भी। अब फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते कैसा रहे, किसी भी PSU में कुछ नहीं कह सकते अपन कैसा रहे फ्यूचर में। गवर्नमेंट अपना स्टेक हटा देगी तो प्राइवेट हो जाएगा, अपना स्टेक रखेगी गवर्नमेंट तो तब तक गवर्नमेंट पोजीशन रहेगी। ठीक, तो अपन जो है गवर्नमेंट वाले पार्ट में आते हैं। तो जब भी आपको अगर मान लीजिए इंटरेस्टेड है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पोजीशन में, तो बेटर है आपके लिए PSU। और अगर मान लीजिए आपको लंबा मतलब कैरियर गवर्नमेंट में ही बिताना चाह रहे हैं, तो जितनी जल्दी गवर्नमेंट पोजीशन पे आ जाए उतना बेटर है। जहाँ पर लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं आप, जो भी आपकी ड्रीम पोजीशन है जहाँ पर लॉन्ग टर्म सर्विस करना चाहते हैं, वहाँ पर जितनी जल्दी आ जाए उतना बेटर है। 26-27 में आएंगे, 28 में आएंगे तो अपनी पोजीशन डेजिग्नेशन लूज़ करेंगे आप, नंबर ऑफ़ ईयर्स लूज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी के, मतलब सर्विस के। क्योंकि 60 साल तक ही मतलब सर्विस रहती है, चाहे आप 30 में ज्वाइन करिए या फिर 21 में ज्वाइन करिए। लेकिन आपका फ़ायदा ये होता है 21 में कि आप ज़्यादा ऊपर की डेजिग्नेशन तक पहुंच पाते हैं, हाँ, तो ये बेनिफिट रहता है। ये मुझे नहीं पता था, मैं मतलब पढ़ाई लिखाई करके ही घुसा अंदर, ताकि मेरे को लगा कि कभी यूज़ आ जाए, क्या पता मास्टर्स का। पर एज सच मेरे को उतना नहीं लगता कि आपको PSUs में मास्टर्स का यूज़ आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ आ सकता है, जैसे समीर हो गया, DRDO, इसरो, ये सारी जगहें हैं, बार्क हो गया, वहाँ पर आप लोगों को काम आ जाएगा मास्टर्स का डिग्री। पर ऐसे PSUs में उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो 21-22 की उम्र में भी ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ लूज़ नहीं कर रहे हैं। पर मैं भी फ्यूचर में अगर मास्टर्स की डिग्री मांग दिया तो फिर वो ऑप्शन भी देंगे कि आप जाके कर सकते हो करके, स्टडी लीव वगैरह लेके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में नहीं कर सकते, पर यह है कि बाद में आप लूज़ आउट कर देते हो अपनी सर्विस को। ये बस मेन पॉइंट रहता है। फिर उसके बाद इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी बिगर टारगेट, मान लीजिए कोई बड़ी
कंपनी के लिए या फिर बड़ी पोजीशन के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, आरबीआई कुछ लोग टारगेट करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से, और कोई और जैसे मान लीजिए सिविल्स हो गया, यूपीएससी में ही सिविल्स वगैरह भी टारगेट करते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए टाइम मिल जाता है। आप ऑफिस आवर्स में ऑफिस का काम कर लीजिए, ऑफिस के बाहर जैसे ही आते हैं अपना पढ़ाई का काम कर लीजिए, है ना। कुछ टाइम की बात है, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो लोड अपने आप रिड्यूस हो जाएगा आपका। तो ऐसे भी इस चीज़ को ले सकते हैं कि अगर पीएसयू ज्वाइन करना है, तुरंत के तुरंत ज्वाइन करके आप सीधे यूपीएससी या आरबीआई या फिर कोई भी अदर स्टेट वाले भी कुछ एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको घर के पास रहना रहता है। तो ऐसे टाइप की भी सिचुएशन आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। फिर लास्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हैं, पे थोड़ा कम भी रहेगा चलेगा, तो फिर पीएसयू सही है मेरे को लगता है। वहाँ पर आप अपनी परस्यू कर सकते हैं हॉबीज़ वगैरह, घूमना फिरना, खाली टाइम पे आपको लगता है कि मैं इंगेज्ड रहता हूँ, तो आपके लिए पीएसयू की लाइफ अच्छी है, क्योंकि आपको बाद में बहुत टाइम मिलेगा ऑफिस आवर्स के बाद, सैटरडे संडे फ्री रहेंगे आप, गिवन दैट कि आप जनरल ड्यूटी में शिफ्ट में हैं, तो आपको बीच बीच में शिफ्ट ऑफ मिलती रहेगी। तो उस ऑफ टाइम में आप क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप इस पर आना चाहते हैं कि नहीं पीएसयूज़ में। तो वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली टाइम, मान लीजिए आप फैमिली रेस करने में बिलीव रखते हैं, मतलब आपको फैमिली टाइम चाहिए एकदम, काम के समय काम, फैमिली के टाइम के समय फैमिली टाइम, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पीएसयू में मिल जाती हैं, है ना। तो उस वे में भी कंसिडर कर सकते हैं आप पीएसयू। तो ये 3-4 पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगे जो आप कंसिडर कर सकते हैं। जो ड्रॉबैक्स हैं थोड़े पीएसयूज़ के, वो मैं बता दूं कि फ़िक्स्ड रहेगी आपकी सैलरी फिक्स होना मतलब ऐसा है कि आपको मे भी कहीं लग सकता है कभी कभार कि अरे यार मुझे और चाहिए करके, जब फैमिली वगैरह रेज होने लग जाएगी तो मे भी आपके मन में आया ऐसा कि यार मैं और अर्निंग बढ़ा पाता काश, या कर सकता हूँ क्या, तो उसकी स्कोप नहीं है आपके पास। हाँ, एआई में ऐसा है कि रेटिंग वगैरह कर सकते हो आप, मेडिकल अलाउंस वगैरह है, सब है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाता है, पर ऐसा नहीं, अगर मान लो आप 2-3 लाख चाह रहे हैं महीने का, तो वो उतना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत सीनियर पोजीशन में पॉसिबल है। मान लीजिए अभी 2-3 लाख चाहिए, फिर अगले 2-3 सालों में आपको 5-6 लाख पे पहुंचना है, 10 लाख पे पहुंचना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसे आपको सैलरी में इंक्रीज़ नहीं मिलेगा, कितना भी आप एफर्ट मान लीजिए आपको उतना ही सैलरी पे चलाना है काम, है ना, ऐसा समझ के चलिए। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि पोस्टिंग लोकेशन से, इस पर बहुत लोग का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो इसको मतलब आप एक्सेप्ट कर पाते हैं अगर तो ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे पीएसयूज़ की लोकेशंस जो होती हैं वो रिमोट लोकेशंस होती हैं और वो हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए इस पे सोच लें कि जहाँ पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर पीएसयू ज्वाइन करना ही चाहते हैं तो क्या उसकी पोस्टिंग लोकेशंस रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लोग कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन बाद में फिर लगता है उनको कि अरे यार लोकेशन इंपॉर्टेंट है करके, तो क्योंकि फैमिली पर्सपेक्टिव से या फिर किसी को सिटी लाइफ पसंद होती है उस पर्सपेक्टिव से लग सकता है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, पोस्टिंग लोकेशंस। साथ ही साथ ट्रांसफ़र पॉलिसी भी पता होनी चाहिए। ट्रांसफ़र जो होते हैं पीएसयूज़ में हो सकते हैं कई जगह नहीं हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। कहीं कहीं ऐसा रहता है कि कुछ फिक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको कुछ एक रीजन में कवर करने होते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर साउथ हो गया या फिर जम्मू कश्मीर साइड हो गया, ऐसी जगह आपको सर्व करने पड़ सकते हैं। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी, पोस्टिंग लोकेशंस वगैरह आपको मतलब देखना पड़ता है कि पीएसयूज़ में कैसा रहेगा, तो ऐसे ही चूज़ करिए जहाँ पे आप काम कर पाएँ, है ना। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्लो होती है कंपेयर टू प्राइवेट। जैसे कि मैंने बताया सैलरी तो एक फिक्स्ड रहेगी और बढ़ना भी कम रहेगा। आपका हर साल का इंक्रीमेंट 3% होता है, तो वो इन्फ्लेशन से भी कम है। आप देख रहे हो 7% से तो आपका वो बढ़ता है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। लेकिन ये एक और पॉइंट है इसमें कि डीए भी आपका चेंज होते रहता है साल में पूरा, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए ही होता है, पर अब वो उतना ज़्यादा सैलरी में इफ़ेक्ट नहीं करता है। मतलब हर साल दर साल आपकी ज़्यादा सैलरी में चेंज नहीं आएगा। मैंने पहले भी वीडियोस ऐसे बना रखे हैं, देखे होंगे आप, है ना। तो वो चीज़ें भी कंसिडर कर लेना। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ एकदम बहुत तेज़ नहीं होगी। अब प्राइवेट में क्या है, 10 साल एकदम घस लो अपने आप को, रगड़ लो अच्छे से, तो बहुत जंप मार सकते हो आप, गिवन दैट कि आप उतना करने के लिए रेडी हो, है ना। तो उस वे में आप पीएसयू की लाइफ थोड़ा ये सारे कॉन्स महसूस कर सकते हैं पीएसयू के केस में, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट रिसर्च वाले पार्ट में। तो रिसर्च वाला पार्ट ऐसा है कि ना भाई, मतलब ये हर किसी के कप ऑफ टी नहीं है, मैं बोलूँगा। गो फॉर रिसर्च ओनली इफ़ यू हैव टेस्टेड इट इन सम वे। टेस्टेड इन मतलब का ऐसा मतलब है कि
आप पहले रिसर्च पेपर देख रखे हैं या रिसर्च पेपर निकाल रखे हैं, भले छोटी जगह निकाले हों पर निकाल रखे हैं, आपको एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है रिसर्च का, तो आपके लिए बहुत अच्छा है रिसर्च पे जाना। मतलब एमटेक प्रेफर किए आपने, नॉर्मल वाला एमटेक या फिर एमटेक वाला रिसर्च वाला, एमएस एमएससी ये सब रहते हैं ना, तो रिसर्च वाला पकड़ लिया, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो गेट का स्कोर आपने लगाया IITs या IISc में, वहाँ पर एमटेक रिसर्च चूज़ कर लिया आपने, तो कैसा रहेगा सिनेरियो वो बोल रहा हूँ। तो उस रिसर्च आपको वहाँ करनी पड़ेगी, आपको पेपर वगैरह पब्लिश करने पड़ेंगे, आपको मज़ा नहीं आता है करने में, आपको टेस्ट नहीं है तो मतलब नहीं जमेगा आपको रिसर्च फिर, मेरे को लगता है ना। उसके लिए इम्पॉर्टेंट होना है कि आपको मज़ा आना चाहिए रिसर्च पेपर वगैरह देख के, समझ लीजिए ऑर्गेज़म आना चाहिए आपको रिसर्च पेपर्स देख के। तो आइदर यू हैव पब्लिश्ड और रेड बिफोर रिसर्च पेपर, तो इस पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको कंसिडर करना चाहिए रिसर्च करना। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है बिल्कुल भी रिसर्च करना कैसी होती है क्या होती है, तो जाके देख लीजिए, जाके घुस के काम कर लीजिए। मास्टर्स में ऐसा रहता है ना कि आपको छोड़ देंगे, आप पब्लिश रिसर्च वाले में तो एमटेक बाय रिसर्च जो रहती है उसमें तो पब्लिश करना पड़ता है, पर नॉर्मल जो एमटेक रहती है वहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह बना के भी निकल सकते हैं। लेकिन पीएचडी वगैरह ऐसा होता है ना कि वहाँ तो आपको एकदम छोड़ेंगे नहीं प्रोफेसर लोग, जब तक आप गुड क्वालिटी रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर अगर आपके कुछ प्लान्स हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, अगर आपके प्लान्स है पीएचडी करने के, तो पीएचडी वगैरह में के लिए रिसर्च ज़्यादा बेटर ऑप्शन होती है। तो एक रिसर्च का फ्लेवर मिल जाता है मास्टर्स में, उसी को आप कंटिन्यू कर देते हैं पीएचडी साइड में। कुछ लोग इंटीग्रेटेड पीएचडी कर लेते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है 1 साल 2 साल बच जाते हैं उसमें। मास्टर्स का 1 साल रहेगा और पीएचडी 3-4 साल 5 साल, तो टोटल 5-6 साल में आपको 2 डिग्री मिल जाती है। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग। कुछ लोग डायरेक्ट पीएचडी भी करते हैं, मास्टर्स से स्किप करके डायरेक्ट पीएचडी चले जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह रहते हैं उसमें, फिर उसको ले लेते हैं, फिर वो पीएचडी कर सकते हैं, ऐसा भी रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लान्स टू गो अब्रॉड आफ्टर एमटेक फॉर पीएचडी पोस्ट डॉक, है ना। पीएचडी पोस्ट डॉक मतलब ऐसा है कि मास्टर्स करते हैं कुछ लोग यहाँ पे इंडिया में करें मास्टर्स, गेट स्कोर लगा के, फिर उसके बाद बाहर चले गए, है ना, बाहर चले गए पोस्ट डॉक या पीएचडी करने के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो बाहर का एक्सपोजर मिलता है, टैग लग जाता है आप पे कि विदेश से पढ़ लिया है भाई, विदेश से पीएचडी करके आया है ऐसा वाला, तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं थोड़ा कि IITs IIScs में भी अप्लाई कर सकते हो आप एज अ प्रोफेसर, तो वो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। प्लस आपके पैसे अच्छे बनेंगे पीएचडी पोस्ट डॉक में अगर बाहर से करते हैं, तो इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है ना। तो इस वे में अगर आप देख रहे हैं लाइफ को तो आप कंसिडर कर सकते हैं रिसर्च। फिर उसके बाद एमटेक 2 ईयर और 3 ईयर का है, देखे होगे आप। तो 3 ईयर वाले में क्या रहता है ना, थोड़ा सा बर्डन कम रहता है, वो रिसर्च की तरफ ओरिएंटेड रहता है थोड़ा। 2 साल में ऐसा करते हैं अपन लोग कि पढ़ाई वढ़ाई करते हैं पूरा जितने कोर्स वर्क है, और 3rd ईयर में रिसर्च वाला काम करते हैं, और प्लेसमेंट भी ले सकते हो आप चाहो तो, है ना। तो थोड़ा लोड कम रहता है क्योंकि नंबर ऑफ़ कोर्स वर्क उतने ही करने होते हैं 2 साल वाले में भी 3 साल वाले में भी, और वो डिवाइड हो जाता है 3 साल में एक्चुअली। तो मान लीजिए 12 कोर्स हैं, अगर 2 साल वाला मान लीजिए एक ही साल में उसने पूरे कोर्स वर्क कर दिए 6-6 करके, और अगले साल जो है प्रोजेक्ट वर्क और प्लेसमेंट में लगा दिया। तो वही चीज़ 3 ईयर वाला क्या करेगा, वो 3 ही कोर्स लेगा एक सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में 3, फिर उसके अगले में 3, फिर उसके अगले में 3। 2 साल में उसने कोर्स वर्क कंप्लीट किया, और फिर 3rd ईयर में उसने मतलब प्रोजेक्ट वगैरह बनाया या फिर प्लेसमेंट की तैयारी की। इससे क्या हुआ, उसका लोड पर सेमेस्टर कम हो गया, और पर सेमेस्टर लोड कम होने की वजह से उसके ग्रेड्स भी अच्छे बन सकते हैं, है ना। वहीं आप 5-6 सब्जेक्ट लेके कर रहे हैं 2 ईयर वाले में, तो रिसर्च वाले में अगर मान लीजिए अगर इंटरेस्टेड है तो एमटेक 3 ईयर में प्रीफर करने बोलूँगा, है ना। वहाँ के से आप पीएचडी की तरफ भी जा सकते हो और एमटेक की तरफ भी प्लेसमेंट्स की तरफ भी जा सकते हो, मतलब कि एमएनसी में काम करना वैसा, है ना। ज़रूरी नहीं रिसर्च प्रोफाइल ही मिले, रिसर्च प्रोफाइल ही मिलती है ज़्यादातर, तो मतलब एमटेक बाय रिसर्च कर लोगे अगर तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपका मन है कि कुछ और डायरेक्शन में काम करने का, एमएनसी में बस रिसर्च नहीं कुछ और प्रोफाइल भी लेने का, तो ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट। बस आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए वो जो आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद एमटेक विद रिसर्च पेपर एड्स टू योर रेज्यूमे, उससे बेटर प्लेसमेंट हो जाती है थोड़ी। अगर मान लीजिए आपने रेज्यूमे बनाया, रेज्यूमे में आपका मतलब अच्छा खासा रेपो बन रहा है, तो क्या बोलते हैं, आपका रिसर्च पेपर अगर उसमें ऐड कर दोगे ना तो और अपलिफ्ट हो जाता है वो। रेज्यूमे जो बनते हैं वो जनरली एक ही फॉर्मेट में बनते हैं IITs वगैरह में, IIScs वगैरह में,
एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है कि ऐसा ऐसा रहेगा, ये चीज़ें लिखना है, पहले एक्सपीरियंस, फिर अपना एकेडमिक्स, ये वो प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना रहता है। तो आप अगर रिसर्च पेपर ऐड कर दोगे ना तो वेट बढ़ जाता है, तो बेटर प्लेसमेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो एक तरह का ये फ़ायदा होता है रिसर्च का। फिर वो जैसे कि मैं बताया, प्लेसमेंट्स और पीएचडी दोनों तरफ डायरेक्शन ले सकते हो आप। एमटेक का फ़ायदा यही होता है कि एक फ्लेवर मिल जाता है कि आपको रिसर्च करनी है कि नहीं करनी है, या फिर आपको प्राइवेट साइड में काम करना है। वहाँ से आप पलट भी सकते हैं वापस, आप वापस गेट में अपीयर होके या फिर अपनी गेट की वैलिडिटी यूज़ करके पीएसयू साइड या फिर कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइड भी आ सकते हैं। ऐसा भी करते हैं लोग, है ना, तो वो भी ध्यान रखें। फिर डायरेक्ट पीएचडी बताया, डायरेक्ट पीएचडी करते हैं कुछ लोग। अगर इंटरेस्टेड हो आप इसमें डायरेक्ट पीएचडी में जाने से, तो अपने गेट का स्कोर को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि किसी आईआईटीज़ आईएससी में अप्लाई करके डायरेक्ट पीएचडी कर लिए। लेकिन वो बहुत टाइम इंटेंसिव होता है, ध्यान रखना, है ना। और पीएचडी के बाद आप क्या करोगे वो भी ध्यान रखना, उसका मतलब प्लान कर लेना। अब कुछ कॉन्स है मेरे तरफ से जो मेरे को लगता है कि इसमें कॉन्स आपको फील हो सकते हैं। एक तो है कि रिसर्च कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। रिसर्च हर किसी के बस की नहीं होती, मतलब पेपर पब्लिश करना में आपको कुछ ना कुछ नया बनाना रहता है। भले आप इधर से उठाओ पर वो चीज़ पहले बनी नहीं होनी चाहिए, और मिला के कुछ बनाया है आपने तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कुछ मतलब कॉपी कर रहे हैं। कॉपी नहीं करना पड़ता है, उसमें कुछ नया ही बनाना पड़ता है। उस वजह से फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, मे बी आप रिज़ल्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ नया बना ही नहीं पा रहे हैं। एक महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना, 7 महीना, ऐसे चलते ही जा रही गाड़ी, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, है ना। तो रिसर्च उस वे में थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। ऑल्सो टाइम इंटेंसिव है। अगर आप मान लीजिए पीएचडी वगैरह करते हैं तो उस केस में ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम देना पड़ता है, डेडिकेट करना पड़ता है। 4-5 साल 6 साल आपकी ज़िंदगी के लग जाएंगे। उतना आप डिवोट करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं हो तो 2 साल का मास्टर्स करके रास्ता नाप लेना। फिर आते हैं नीड टू गो अब्रॉड फॉर बेटर पे। इस पर अब्रॉड आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी वगैरह में, मास्टर्स वगैरह में आपको स्टाइपेंड है पर बहुत कम पैसे हैं। देखे हो गया 12,000 मास्टर्स में, और पीएचडी में आई थिंक 30-35 के कहीं आसपास है। और 4-5 साल के लिए इतना 30-35 सही नहीं होता है ना। थोड़ा मतलब अच्छे खासे अर्निंग आपको बाहर जाने पे ही मिलती है। तो जनरली लोग आईएससी वगैरह में तो ऐसे ही करते हैं कि मास्टर्स कर लेते हैं और फिर अब्रॉड चूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट, कि पीएचडी अब्रॉड करेंगे तो अच्छा खासा आप खर्च कर भी पाओगे वहाँ पे, और सेव करके घर भेज भी पाओगे, ठीक है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद नीड टू गो अब्रॉड फॉर पोस्ट डॉक और पीएचडी, ये तो बताया ही मैं अभी। एक तो बेटर पे के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, और दूसरा ऐसा है कि पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लीड्स ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। फिर वापस आके आप प्रॉफ के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में कर सकते हैं, या तो फिर अपने घर के किसी कॉलेज पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरली लोग इतना पढ़ने के बाद आईआईटीज़ आईएससी ही जाते हैं, मेरे को जितना देखा है मैंने। जो भी जितने भी प्रॉफ्स रहते हैं ना आईआईटीज़ आईएससी में, वो बाहर से पढ़ के ही आते हैं, तो होता है। कई केस में ऐसा होता है कि अगर यहीं से पीएचडी करें तो आईआईटीज़ वगैरह में, दूसरे आईआईटीज़ में मिल जाता है अगर क्वालिटी ऑफ रिसर्च आपकी अच्छी है। लेकिन आईएससी में ऐसा है कि बाहर से ही आपको करना पड़ता है। आई थिंक अभी रूल चेंज हो गया होगा तो मे बी डिफरेंट है, पर मेरे टाइम पे तो ऐसे ही था कि बाहर से करके आना होता है प्रॉफ बनने के लिए, अगर आईएससी में प्रॉफ बनना है तो। ठीक, ये सारे पॉइंट्स थे। फिर उसके बाद एमएनसी पे आता हूँ। एमएनसी सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे को लगता है। एमएनसी पे काम करना चाहते हैं या स्टार्टअप्स पे काम करना चाहते हैं तो अपना गेट का स्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई करिए डायरेक्ट, या तो फिर डायरेक्टली अगर आप लोगों को ले रहे हैं गेट के स्कोर पे, शॉर्ट लिस्ट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं बाहर से आना पड़ रहा है, मतलब आईआईटी के थ्रू आना पड़ रहा है, तो फिर मास्टर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको पॉइंट दिमाग में पक्का है कि भाई मेरे को प्राइवेट एमएनसी में ही काम करना है, तो आपको कंसिडर कर सकते हो गेट का स्कोर आप। तो इसमें कब आप कंसिडर करना है, मान लीजिए आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है पैसों की, अच्छा खासा मतलब चल रहा है, घर में चंगा सी है सब, कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं है, फाइनेंशियली कोई बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे को लगता है आपको ज़रूर प्राइवेट साइड ट्राई करना चाहिए, एमएनसी ट्राई। डिफरेंट टाइप के रिस्क लीजिए, एक्सप्लोर कर लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आपके पास वो है, कर सकते हैं आप। लेकिन बहुत सारों के केस में ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कोई ना कोई बर्डन रहता ही है फाइनेंशियल, तो जनरली लोग जॉब की तरफ जाते हैं तुरंत के तुरंत, तो पीएसयूज़ में या फिर कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन पे ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली भी आप वेल हैं, तो मेरे को लगता है ज़रूर प्राइवेट साइड ट्राई करिए, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करिए, प्राइवेट जॉब ट्राई करिए कोई, जहाँ पे आप मतलब अच्छा खासा बना सकते हैं पैसा,
है ना, एमएनसी हो प्रेफरेबली तो अच्छी बात है। तो इस केस में आप प्राइवेट साइड चूज़ करिए अगर आप फाइनेंशियली वेल हैं तो। फिर उसके बाद ओनली इफ़ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स वर्किंग इन द बिग एमएनसीज, तभी आप प्राइवेट साइड चूज़ करिए। मान लीजिए आपके दिमाग में है कि मेरे को पैसा बनाना है तबादब एकदम, मतलब गवर्नमेंट में आपको पता है पैसे उतने नहीं रहेंगे, डिसेंट सैलरी रहेगी, पर आप एकदम दबादब चाह रहे हो 7-8 लाख रुपए महीने का, तो बहुत मुश्किल है वो, इनफैक्ट इम्पॉसिबल ही है समझ के चलिए ऑलमोस्ट। वो आपको मिलेगा तो तब जब बहुत ही ज़्यादा सीनियर हो जाएंगे, और मे भी तब जब पे कमीशंस बहुत सारे लग गए तब में भी, है ना। तो अगर बिग एमएनसीज में काम करना है, ज़्यादा पैसा बनाना है, या फिर आपको कोर में ही काम करना है एकदम, मेरे कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कोर सीएस में रहना चाहता हूँ, तब आपको प्राइवेट एमएनसीज कंसिडर करनी चाहिए या स्टार्टअप करनी चाहिए, उस साइड इंक्लाइन होना चाहिए। ठीक है, वीएलएसआई में जैसे काम करना चाहते हो तो इंटेल, टीआई, एनवीडिया जैसी कंपनीज़ है, डिजिटल एनालॉग वीएलएसआई में काम कर सकते हो आप। एम्बेडेड सिस्टम होती है, एक सॉफ्टवेयर साइड जा सकते हो आप, है ना, तो थोड़ा कोर हो जाता है। सिमिलरली सीएस वालों के लिए भी बहुत होता है, अमेज़ॉन, गूगल, एप्पल, ये सारी जगह में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का निकलते रहता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप वहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई, तो उनके लिए ऐसा ऑप्शन रहता है, और पैकेज भी बहुत अच्छे खासे रहेंगे यहाँ पे। तो इस केस में आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको इसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बिग जायंट कंपनीज़ में काम करना है, तो आपके लिए काम आएगा प्राइवेट साइड में इंक्लाइन होना। ठीक, और भी ब्रांचेस रहते हैं, मैथ्स की ब्रांचेस हो गई, दूसरे ब्रांचेस हो गए, पर यूजुअली आपको ऐसी जगह ही इंक्लाइन करना पड़ेगा अपने आप को जहाँ पे कंपनी की रिक्वायरमेंट हो, मतलब जो जिस टाइप का डेटा, मतलब प्रोफाइल कंपनी ऑफ़र कर रही है ना, उसी साइड आपको कोर्सेज़ वगैरह लेके, उसी साइड आपको अपनी मास्टर्स वगैरह करके उनको सेल करना पड़ेगा खुद को, तभी वो आपको लेंगे, ऐसा है ना। तो इसीलिए मैंने बाकी ब्रांचेस नहीं कंसिडर किए, क्योंकि ऐसा मेरे को उतना नॉलेज नहीं है कि बाकी ब्रांचेस में बड़ी बड़ी कंपनीज़ कौन सी होती है, पर मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे मतलब कंपनी के जो रिक्वायरमेंट होते हैं उस हिसाब से ढाल लेते हैं अपने आप को, उसके हिसाब से कोर्सेज प्रोजेक्ट्स करते हैं, मतलब ये कहने का है। फिर उसके बाद CSEC कैंडिडेट को तो ऑप्शन ये कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप VLSI में बतेरे कंपनीज़ भरे हुए हैं, एक में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। तो और CS के केस में ऐसा है कि कोई भी आपको इतना अच्छा खासा अमाउंट नहीं देगी जो प्राइवेट कंपनीज़ देंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ देंगी जो आपको, क्योंकि सॉफ्टवेयर का ही अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है ना, तो इन हैंड भी बहुत बढ़िया हो जाती है उसमें। तो ज़रूर कंसिडर करें, EC CS वाले हैं अगर कोर में काम करना चाहते हैं तो। फिर इफ़ यू वांट टू स्विच प्रोफाइल, मान लीजिए कि आप अपने करंट प्रोफाइल में एक्सपीरियंस है, कुछ कर रहे हैं, अभी IT में काम कर रहे हैं, VLSI में ही काम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मशीन लर्निंग, बिग डेटा साइड जाना है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो कंपनीज शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि आपका प्रोफाइल एक्सपीरियंस वगैरह है ही नहीं। तो अगर आप ऐसी कंपनीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स का रूट अपनाना पड़ता है। मान लीजिए आप VLSI टू डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा वगैरह में काम करना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स के थ्रू होके जाना पड़ेगा, तो वो एक पहिया है समझ के चलिए, उसी पे बैठ के निकलना पड़ता है, ऐसा समझ के चल लीजिए, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट आपका नहीं होगा। दूसरा एक और है कि अगर आपको बेटर पैकेज चाहिए तो आप चूज़ कर सकते हैं, MNC में ही काम कर रहे हैं, 10 लाख LPA पे काम कर रहे थे, लेकिन 20 पे जाना है आपको, एकदम गजब का जम चाहिए आपको, तो आप कोशिश कर सकते हैं। सेम प्रोफाइल रखना चाहते हैं, VLSI या एम्बेडेड में रहना चाहते हैं, डिजिटल में रहना चाहते हैं, कुछ भी जिस प्रोफाइल में है उसी में आप जंप लेना चाहते हैं, तो आप उसी प्रोफाइल से रिलेटेड एक मास्टर्स डिग्री कर लीजिए IITs या ISC से, और जब प्लेसमेंट्स में कंपनी आती है तो वहाँ पर अपने आप को सेल कर दीजिए कि मैंने ये चीज़ों में काम किया है तो मुझे ले लीजिए करके, ऐसा, है ना। शॉर्ट में बोला है, थोड़ा अच्छे से मतलब बोलना वहाँ, है ना। तो अगर सेम पैकेज पे, मान लीजिए आपको सेम प्रोफाइल पे अगर पैकेज बढ़ाना है तो लोग मास्टर्स करते हैं, या फिर डिफरेंट प्रोफाइल चाहिए तो मास्टर्स करते हैं, है। तो ये सारी चीज़ें। और अगर मान लो आपको अब्रॉड काम करना है, कुछ साल यहाँ काम करके 5-6 साल काम कर लीजिए, 10 साल 8 साल काम कर लीजिए, और आपको लग रहा है बाहर जाना है, मेरे को बाहर ही सेटल होना है मेरे को और मेरी फैमिली को, तो आप कंसिडर कर सकते हैं MNC में। गवर्नमेंट पोजीशंस में आपको बहुत कम ऐसी पोजीशंस रहेंगी जिस पे आपको मतलब अब्रॉड पोस्टिंग रहेगी, है ना, बहुत ही कम रहेंगी, और उस पर इनटेक भी बहुत मुश्किल होगा, मतलब घुसना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए अगर आपको मान लीजिए बाहर ही रहने का चस्का है, शौक़ है, और वहीं आप अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी देखते हैं, तो अब आप कंसिडर कर सकते हैं मास्टर्स करना। ठीक, तो ये सारे समझ लीजिए प्रोज़ हैं। कौन सी इसके गिना देता हूँ, तो हेक्टिक लाइफ रहेगी, ये तो भाई सबको पता ही है। वर्क लाइफ बैलेंस आपका थोड़ा डगमगाया रहेगा, फैमिली संभालना, साथ ही साथ जॉब भी संभालना,
बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है कुछ लोगों के लिए, बियर नहीं कर पाते हैं, फिर कुछ लोग ऐसा भी होता है छोड़ छाड़ के फिर प्रिपेयर करते हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस की तैयारी करते हैं। तो ऐसा केस ना हो, आपको पहले ही सब कुछ क्लियर रहे कि मेरे को करना क्या है वहाँ जाके, मास्टर्स करनी है तो, क्योंकि प्राइवेट पोजीशन में जाओगे फिर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो फंसने टाइप का लगेगा आपको, और फिर वापस आके प्रिपेयर करना भी मुश्किल हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट किए थे गाड़ी वहीं आ जाएगी फिर। तो ये सब चीज़ें अच्छे से रिसर्च करिएगा, अभी टाइम है बहुत, है ना। लोकेशन फिक्स्ड रहती है, ये एक बेनिफिट होता है, एक तरह का कॉन भी है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही रहेंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसी जगहों में। यहाँ पर कुछ जगहों पे रेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है, लिविंग स्टाइल थोड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी आपको, इधर उधर घूमना, ट्रैफिक वगैरह देखे होगे, अभी तो पानी की भी दिक्कत आ रही है बेंगलोर में, देखे होगे आप, ज़्यादातर कंपनीज़ वहीं सेटल्ड हैं। या फिर पुणे जाओगे, पुणे इस्टेब्लिश हो रहा है पर पता नहीं कब तक होगा, और मतलब सैचुरेट हो जाए वो भी, है ना। तो मुंबई देख लो कितना कॉस्टली है, दिल्ली में पोल्यूशन वगैरह है तो कुछ ना कुछ इशू है ही है ऐसी जगहों पे, पर लोकेशन आपको ऐसी जगह मिलेगी। तो अगर लोकेशन आपकी मिल गई जो भी है वो फिक्स्ड ही रहेगी, आपको ट्रांसफ़र्स वगैरह नहीं फेस करने ज़्यादातर, मतलब अगर इन केस कंपनी का ऑफिस ही दूसरे सिटी पे एस्टैब्लिश हो रहा है तब आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर अवेलेबल है दूसरे सिटीज़ में कंपनी के ऑफिस तो आप ट्राई कर सकते हैं। पर मोस्टली जो VLSI वगैरह की कंपनीज़ है वो बेंगलोर में ही है, और सॉफ्टवेयर वाली भी ज़्यादातर पुणे या फिर बेंगलोर में ही है, हैदराबाद है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी जगहों पर रहने के लिए रेडी रहें मेंटली। फिर उसके बाद यू मे हैव टू वर्क इन नाइट ऑल्सो, ऐसा भी नाइट शिफ्ट तो यहाँ भी है वैसे, पर वहाँ पर का नाइट शिफ्ट अलग रहेगा यहाँ के नाइट शिफ्ट से, ठीक है। प्रेशर तो रहता ही है, पर यह है कि नाइट शिफ्ट पे यहाँ पे उसके अगले दिन छुट्टी मिल जाएगी, फिर उसके भी अगले दिन डैश रह जाता है, क्लियर ऑफ बोलते हैं जिसको, तो ऐसा हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा रिलीफ रहता है। पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है कि सुबह का तो काम करना ही है, रात में भी काम आ सकता है, तब आपको थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है। तो वो टीम टू टीम डिपेंड करता है और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, सबके अलग अलग कल्चर रहते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के हेक्टिव लाइफ ही रहती है जहाँ अच्छा पैसा बन रहा है वहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फाइनली लेस टाइम मिलता है तो अपनी हॉबीज़ परस्यू करना, मतलब कभी भी छुट्टी लेके निकल जाना, ऐसा बहुत मतलब रेयरली रहता है। बहुत सीनियर पोजीशन पे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, पर मेरे को नहीं लगता इतना फ्री टाइम मिलेगा कि आप अपनी पूरी हॉबीज़ परस्यू कर पा रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, मस्त घूमने निकल रहे हैं, जब चाहे तब चाहे कर रहे हैं। तो ये टाइप का मतलब सिनेरियो नहीं क्रिएट हो पाता है। यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि आप चलो छुट्टी है तो बाकी लोग संभाल दे रहे हैं, तब तक आप छुट्टी पे निकल गए, फिर वापस आ रहे हैं तो फिर कोई और संभाल ले रहा है तब तक, ऐसा हो जाता है, आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं अपन। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है प्राइवेट में हो, और इनफैक्ट आपको ज़्यादा छुट्टी मिले ये भी ज़रूरी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें प्रोज़ कॉन्स एक तरह से मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। कई सारे ऐसे भी हैं जिसमें आप PM वाला जो एक PhD का स्कीम था, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, जिसमें 70,000 मिलते हैं महीने के, उसको कंसिडर कर सकते हो आप, लेकिन उसमें इनटेक भी मुश्किल रहेगा, वो लोग अच्छे से इंटरव्यू लेंगे, रिटर्न लेंगे। 70,000 रुपये पर मंथ PhD में, ठीक है कर सकते हैं उसको, पर उस पर बहुत कम लोगों का इनटेक रहता है और बहुत टफ भी रहता है थोड़ा उसका, मतलब इनटेक 2-3 लोगों को ही लेते हैं इंस्टीट्यूट में, ऐसा कुछ मैंने सुना था। तो उसके भी रिसर्च कर सकते हैं आप उसके बारे में कि जो PM वाला है PhD का प्रोग्राम, वो उसमें कैसे प्रोसेस सिलेक्शन होता है, या फिर आप स्पेसिफिक प्रोफाइल ओरिएंटेड कर सकते हैं। IIT मद्रास वगैरह वाले पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उस पर अगर आपको जाना है तो कर सकते हैं। TI स्पॉन्सर्ड वाले प्रोग्राम हो गए, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, पर सबका कोर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ जाना चाहते हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। 2 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं वो चीज़ें डिसाइड कर लीजिए। उसके अलावा ऐसा भी है कि टच में रहिए, गेट वगैरह देते रहिए, ऐसा ना हो कि आपको 2 साल के बाद लगे कि मेरे को गेट में कहीं और जाना है, गेट देख के मैं फिर जाता हूँ कहीं और, करंट गेट का ही लेते हैं मान लो उस PSU में, जिस PSU में जाना चाहते हो या जहाँ भी जाना चाहते हो, तो फिर से पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो टच छोड़िएगा नहीं जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच जाए, जो भी ड्रीम पोजीशन है आपकी, जहाँ टारगेट कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाइए, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा छोड़ना, रिलैक्स होना। नहीं तो ऐसा भी होता है कि लोग 2 साल की मास्टर्स करने के बाद उनको फिर उसके बाद कंपनी में काम करते हैं कुछ साल, फिर उनको लगता है दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो फिर मास्टर्स गेट का एग्ज़ाम देंगे, ESE का एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ। तो उतना टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए पहले से ही टच में रहना। टेस्ट ले लीजिए आप मास्टर्स का या फिर रिसर्च का, जैसा भी आपको लगता है, या फिर प्राइवेट साइड का, फिर उसके बाद अगर नहीं जमे तो स्विच मार लेना,
है ना, ऐसा कर सकते हो। तो ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ तो मैं बता दिया हूँ आपको। इसके अलावा कोई अगर आप लोगों के डाउट रहते हैं तो बता देना कमेंट्स में, मैं कवर कर दूंगा उसको कमेंट्स वाला जब वीडियो बनाऊंगा तो। ठीक है, तो यही था। आई थिंक मेरे हिसाब से मोटा मोटा सब कवर कर दिया हूँ। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है सारा कुछ, मैं खुद किया हुआ हूँ मास्टर्स IISc से, तो इस वजह से बता पा रहा हूँ आपको, है ना। और भी चीज़ें मैं देखता हूँ कुछ अगर गेट रिलेटेड आती हैं मेरे दिमाग में तो मैं उस पर भी बना दूंगा वीडियोस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, कुछ नया सीखेंगे। बाय बाय तब तक।